हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस 2024 और 25 के लिए, यानी जो बच्चे अभी एडमिशन लिए तो उनका 2024 और 25 का सेशन चलेगा, तो उनके लिए हम जो है मॉडल पेपर अभी स्टार्ट किए हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का है, जो कि आप लोगों का 20 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का 20 नंबर का होता है। तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का लॉन्ग क्वेश्चन 2 करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 अगर आप लोगों का हो जाएगा तो आप लोग जो है 40 नंबर जो है गेन कर लेंगे। तो आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 वीडियो, एक पेपर का 10 वीडियो बस दूंगी। बस आप लोगों को बस उतना ही पढ़ना है, जिसमें लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, यानी 3 वीडियो या 4 वीडियो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का हो जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का दे देंगे, तो 10 में से आप लोगों का 2 आना तय है। इसमें कोई 2 आप लोगों का फंस ही जाएगा। आप खुद ये सोचेंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन करें और कौन सा छोड़ें स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग अगर 6 सेमेस्टर में हमसे जुड़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, बीए 6 सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से हम आप लोगों के लिए एमए होम साइंस का भी मॉडल पेपर, ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन जो रिटन परीक्षा है उसका भी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं। और आप लोग को ज़्यादा इधर उधर कहीं नहीं, टोटल 4 पेपर हैं। 4 पेपर में आप लोगों को यानी 40 जो है आप लोगों को वीडियो मिलेगा। 40 वीडियो में आप लोग चारों पेपर एकदम बहुत अच्छे से कर लेंगे और 75 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होगा। ठीक है, याद रखिएगा कितने नंबर का होगा, तो 75 नंबर का ये पेपर होगा। समय कितना मिलेगा स्टूडेंट, आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होगा। 25 नंबर जो है आप लोगों का इंटरनल यानी कॉलेज में मिड टर्म परीक्षा में होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी, जिसमें से आप लोगों को पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने करा दिया था। पहला वीडियो आप लोगों का, पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को होगा। आज आप लोगों का क्वेश्चन 3 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है आप लोगों का, तो क्वेश्चन 3 है आपका कि अनुसंधान का अर्थ बताते हुए उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च, शोध क्या हो है। ठीक है, उसका अर्थ बताते हुए हमें क्या करना है, उसके उद्देश्यों को बताना है स्टूडेंट। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी भाषा के रिसर्च। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है, रिसर्च। अनुसंधान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। हिंदी रूपांतरण, मतलब इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, तो शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, गवेषण कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, खोज आदि शब्द है। ठीक है, यानी ये इतने शब्द क्या है, रिसर्च के हिंदी अनुवाद है। लेकिन अनुसंधान या शोध शब्द का उपयोग अधिक व्यवहारिक है, यानी इतने सारे शब्द तो है, जैसे गवेषण है, अन्वेषण है, ठीक है, खोज है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है मतलब इस समय जो है मतलब आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, तो अनुसंधान और रिसर्च मतलब ज़्यादा, शोध जो है ज़्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आपको बता रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं, रिसर्च शब्द का सही अर्थ में फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च, देखिए फ्रांसीसी भाषा में रिसर्च जो स्पेलिंग देखिए ऐसे है, RECHERCHE, रिसर्चे बोलेंगे। ठीक है, रिसर्चे या रिसर्च शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए जिसका अर्थ है कि देखना। ठीक है, देखना यानी टू लुक, खोज करना यानी टू इन्वेस्टिगेट, फिर क्या है, सब दिशाओं में आना यानी टू गो अराउंड आदि। इतना जो है रिसर्च का शब्द का क्या होता है, मतलब होता है, देखना होता है, खोज करना होता है और सभी दिशाओं में जाना होता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से अनुसंधान का अर्थ नए ज्ञान की खोज करना। इस अर्थ में शोध शब्द का उपयोग सबसे पहले ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रसंग में किया गया था। ऐतिहासिक शोध केवल अतीत तक सीमित रहा, किंतु वैज्ञानिक शोध समय और काल, यहाँ होगा स्टूडेंट, ठीक है, समय या काल की सीमाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गया। ठीक है, समय या काल की सीमाओं से क्या हो गया, जो है पूरी तरह मुक्त हो गया। फिर देखिए, फिर क्या, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में इसका संबंध हो चला है, तब वैज्ञानिक अनुसंधान की परिभाषा की आवश्यकता की अनुभव की गई। ये सब क्या है, ये सब आपका रिसर्च का मतलब है। अब देखिए रिसर्च में आर का मतलब क्या होता है, तो रोटेशनल वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, रोटेशनल वे ऑफ थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तार्किक ढंग से चिंतन। देखिए थोड़ा सा आप लोग ना ये वीडियो रोक रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा,
ठीक है। आर का मतलब क्या है, रोटेशनल वे ऑफ थिंकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, तार्किक ढंग से चिंतन। दूसरा क्या है आपका, ई का मतलब होता है एक्सॉस्टिव ट्रीटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिश्रम के साथ कार्य करना। ठीक है। तीसरा क्या है, यस का मतलब क्या होता है, सर्च फॉर सॉल्यूशंस, यानी समाधान की खोज करना। ठीक है। और ई का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टनेस, मतलब शुद्धता और निश्चयता। फिर ए का मतलब क्या होता है, एनालिटिक व्यू, यानी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। और आर का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों से संबंध। ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, यानी आलोचनात्मक निरीक्षण। और यच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो ऑनेस्टी इन वर्क, यानी ईमानदारी के साथ काम करना। ठीक है। ये सब क्या इसका मतलब होता है। अगले अब चलिए आगे बात करते हैं हम। अनुसंधान शब्द, शोध शब्द का अर्थ सभी विषयों के लिए एक सा है। गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र तथा मनोविज्ञान या अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के विषयों में अनुसंधान का अर्थ अलग अलग नहीं है, वन समान अर्थ होता है। यानी हम किसी भी विषय की बात करते हैं, चाहे वो हमारा हिंदी हो, समाजशास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, शिक्षा शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, सभी में क्या होता है, रिसर्च का मतलब जो होता है एक ही समान होता है, अलग अलग इसका हम मतलब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए क्या, हम परिभाषा के बारे में देखते हैं स्टूडेंट की परिभाषा क्या है। तो देखिए अनुसंधान की परिभाषा, तो अनुसंधान की परिभाषा जो है कर्लिंगर के अनुसार क्या मतलब कर्लिंगर साहब जो थे उन्होंने अनुसंधान की परिभाषा क्या दी, तो उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक तथा आलोचनात्मक अनुसंधान है। ठीक है। तो यह मतलब कर्लिंगर साहब ने क्या बताया कि जो वैज्ञानिक शोध है, यानी वैज्ञानिक खोज क्या होता है, वो प्राकृतिक घटनाओं के बीच में, मतलब उनमें हम क्या, प्राकृतिक जो भी घटनाएं होती हैं उनमें हम एक अनुमान लगाते हैं और उसकी एक परिकल्पना बनाकर क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, नियंत्रित करके और अपने अनुभविक मतलब अपने अनुभव के आधार पर आलोचनात्मक यानी तुलनात्मक वाला हम अध्ययन करते, वही हमारा क्या है, अनुसंधान होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, रेडमैन और मोरी के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया अनुसंधान या रिसर्च का या शोध का, तो उन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही क्या है, अनुसंधान है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति, यानी नवीन ज्ञान का मतलब कि नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है, व्यवस्थित प्रयास ही क्या होता है, अनुसंधान, शोध या खोज होता है। ठीक है। तो ये किसका कथन है, तो रेडमैन और मोरी का कथन है। ठीक है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप बीए से क्या किए, पीजी में एडमिशन लिए, तो नए ज्ञान में हर चीजें बदल रही है ना, तो आप क्या करें, नॉलेज आप गेन कर रहे हैं ना, तो वही चीज है कि नए ज्ञान को क्या करना है, व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास करना ही क्या है, अनुसंधान होता है। फिर देखिए डॉक्टर मनमोहन वर्मा के शब्दों में क्या है, उन्होंने क्या दिया, तो अनुसंधान वह बौद्धिक क्रिया है। ठीक है। अनुसंधान वह बौद्धिक क्रिया है जो नवीन ज्ञान उत्पन्न करती है या पूर्वगामी त्रुटियां या अशुद्ध धारणाओं का संशोधन करती है तथा व्यवस्थित ढंग से वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अनुसंधान यानी खोज जो है वो क्या है, वह बौद्धिक जो है क्रिया है, यानी हम बुद्धि लगा कर ही ना सोचते हैं किसी चीज को और नई ज्ञान का प्राप्ति करते हैं। और पूर्वगामी का मतलब क्या हुआ कि पहले, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मोटापा पर सर्वे करना चाहते हैं, मोटापा पर शोध करना चाहते हैं कि कितना परसेंट मोटापा अब बढ़ रहा है। ठीक है। आपका मोटापा टॉपिक हो गया कि महिलाओं में बढ़ती हुई मोटापा से संबंधित समस्याएं, आपने ये टॉपिक ले लिया, तो अब देखेंगे क्या, तो आपने ये टॉपिक लिया तो आपने अपने बुद्धि का प्रयोग किया ना, फिर क्या, अब मोटापा किन कारणों से हो रहा है, क्या क्या फैक्टर जो है जिम्मेदार है, तो नए नए तथ्यों को खोज रहे हैं ना कि किस एलिमेंट्स के खाने से मोटापा बढ़ रहा है, किस एलिमेंट का सेवन अगर हम करेंगे तो मोटापा को कम करते हैं, तो ये सब देखेंगे। फिर अब देखेंगे कि आप मोटापा ने पर आपने टॉपिक ले लिया, तो उससे पूर्वगामी त्रुटियां यानी पहले जो उस पर खोज किया गया तो उनमें क्या क्या कमियां रह गई और उसमें क्या क्या अशुद्ध धारणाएं रह गई, उसको आप कैसे वर्तमान में मतलब सही ज्ञान से आप उसको करके कि नहीं ये चीज, जैसे मान लीजिए
घी हुआ, आपका मक्खन हुआ, ये सब क्या है, सब आपके फैट्स को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप इसमें अब नया संशोधन क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि जितने भी ऑयली चीज़ें हैं, ठीक है, घी, मक्खन, ये सब का सेवन अगर हम कम कर देंगे तो मोटापा क्या होगा, कम होगा। तो आपके ज्ञान कोश में क्या हुआ, वृद्धि हुआ ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं अनुसंधान के उद्देश्य की, यानी एम्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। क्या क्या अनुसंधान के उद्देश्य हैं? तो पहला क्या है, ज्ञान को विकसित करना। अनुसंधान का एक मौलिक उद्देश्य ज्ञान को विकसित करना है। अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई विशेष अनुसंधान करता है। तो ये भी बात सही है कि कोई भी रिसर्च करता है, जैसे आप क्या है, आप लोगों को जो है इस सेमेस्टर में भी आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा। तो आप कोई टॉपिक ले लिए तो जो भी घटनाएं होंगी उससे क्या करेंगे, उसको आप मतलब अपने ज्ञान से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई एक टॉपिक ले लिया तो उस पर सर्वे करेंगे, सर्वे कर कर क्या करेंगे, उसमें आप क्या नया करना चाहते हो जिससे कि हमारे समाज को फ़ायदा हो, इस चीज़ को आप बताएंगे, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या है, नए ज्ञान की खोज करना, ठीक है, नए ज्ञान की खोज करना। अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना है। विशेष रूप से शुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी नए ज्ञान की छानबीन करता है। इस प्रकार के अनुसंधान को अन्वेषक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। यानी उसमें क्या हुआ, उसमें एक नया चीज़ लाना। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम क्या नयापन ला सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी दिखाकर उसको नया रूप दे सकते हैं, वही हमारा क्या है, अनुसंधान हो गया, ठीक है। अगला है आपका कि विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना। देखिए यहाँ पर जो है विद्यमान जो है आपका ऐसे लिखाता है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग जो है मतलब सही है और इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर टाइपिंग में इस तरह से ले रहा है। तो आप जान लीजिएगा, विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना, जो यानी पहले से जो ज्ञान है उसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य मौजूदा ज्ञान का सत्यापन करना है। यह देखना है कि जो ज्ञान वर्तमान में प्रचलित है वह सही है या नहीं। इस प्रकार के अनुसंधान को पुष्टिकारक अनुसंधान कहते हैं। हमारे ज्ञान में अन्वेषक अनुसंधान के साथ साथ पुष्टिकारक अनुसंधान से भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे आप हम लोग एडवर्टाइज देखते हैं ना, टीवी पे आता है कि 100% या 99%, ठीक है। कोई भी 100% की गारंटी तो नहीं रहता, लेकिन 99% कहता है। जैसे डिटोल का ही प्रचार होता है तो उसमें दिखाता है ना कि 99% जो है जर्म्स इससे नहीं होंगे, आप अगर डिटोल का हैंड वॉश, डिटोल का साबुन यूज करते हैं। तो अब वो मतलब जो है कोई भी अब नया रिसर्चर आया, नया खोज करता आया या आप ही खोज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वर्तमान में जो प्रचलित है वह मतलब सही है या नहीं है, यानी जो दावा वो कंपनी वाले कर रहे हैं तो वो कितना हद तक सही है और उससे हमारा मतलब समाज को कितना फ़ायदा है। हमेशा मतलब जो भी रिसर्च होता है स्टूडेंट याद रखिएगा कि समाज के भलाई के लिए किया जाता है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं। अगर समाज के लिए भलाई के लिए अगर वो रिसर्च नहीं रहेगा तो उसको क्या है, उसको वैज्ञानिक स्तर पर उसको मान्यता नहीं मिलेगी या वह उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहीं पर क्या, तो आप पुष्टि किए ना कि नहीं जो भी मतलब कंपनी वालों ने कहा कि नहीं डिटोल का साबुन, डिटोल का जो है हैंड वॉश जो है अच्छा है, उससे मतलब जो है जर्म जो है ख़त्म होते, तो आपने ये पुष्टि की, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, पुष्टिकारक अनुसंधान हो गया और इससे क्या हुआ, आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो गई, ठीक है। अब आइए देखिए हम व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। व्यवहारिक समस्याएं का मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी आम समस्याएं होती है उसका हम कैसे जो है समाधान कर सकते हैं। तो देखिए अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य या उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। इस प्रकार के अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। अब आइए अगले तरफ चलते हैं। पांचवा देखिए क्या है उद्देश्य उसका, कि घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना, ठीक है, घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना। तो पीबी यंग ने क्या कहा है कि अनुसंधान का एक उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं तथा तथ्यों को सुव्यवस्थित संग्रह है। यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान में रखा जाता है, यानी जो भी पहले की घटनाएं हो जाती हैं उसको क्या करते हैं हम एकत्रित। जैसे कि मान लीजिए जो आपका कारगिल युद्ध हुआ, ठीक है, तो कारगिल युद्ध में कितने सैनिक मरे,
ठीक है, और कितने घायल हुए, उससे हमारे देश को क्या क्या क्षति हुई थी, वो सारे चीज़ क्या है, वो सारे डाटा को हम एक जगह एकत्रित करेंगे ना। पहले की घटनाएं जो हुई उसको हम क्या किए, एक जगह एकत्रित करके उसको मतलब अच्छा, तो अब ये क्या, वो घटनाएं जो कारगिल की जो भी घटना हुई तो उसमें क्या हुआ, वो अब एक ऐतिहासिक घटना में आ गया ना, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अलौकिक तथ्यों का वर्गीकरण। ठीक है, अलौकिक तथ्यों का जो है वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखिए क्या, अनुसंधान का उद्देश्य न केवल तथ्यों का संग्रह करना है बल्कि उनका वर्गीकरण करना भी है। यानी जो भी हमारे पास जो तथ्य आ गए हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा मौजूद हो गए, जैसे इलेक्शन आने वाला है तो आप क्या करते हैं, इलेक्शन में आप देखते हैं ना कि बीजेपी, अलग अलग पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये सब क्या पार्टियां अलग अलग है, किसमें कितना किसने अब ये क्या हुआ, बीजेपी, कांग्रेस और सपा, ये हम क्या किए, वर्गीकरण कर दिए ना, किसको फिर कितना वोट मिल रहा है, तो उसका फिर पुष्टिकरण करते हैं कि इतना वोट से ये आगे, इतना वोट से ये आगे, इतना वोट से ये आगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो अनुसंधान करता है, क्या करता है, अवलोकित। अवलोकित का मतलब क्या होता है, देखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवलोकित होगा, यहाँ बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वहाँ पर अवलोकित होगा। अवलोकित का मतलब क्या होता है, देखना, यानी तथ्यों को देखना, देखकर यह काम करना। ठीक है, तथ्यों को आवश्यकता अनुसार कई भागों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक का नाम रख देता है ताकि स्वयं याद रखने में सुविधा और दूसरे को बतलाने में भी आसानी हो। तो देखिए अब यहाँ पर क्या, अवलोकन का मतलब क्या हो, अवलोकित का मतलब होता है देखना, यानी तथ्यों को हम क्या करते हैं, देख कर वर्गीकरण करते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि अब क्या हुआ, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, ये सब क्या, सब वर्गीकरण हमने कर दिया, और किसने कितना वोट पाया ये भी हमने बता दिया। तो अब अगर उसका हम नाम नहीं रखते, खाली वोट, ऐसे तो वोट किसको जा रहा है, तो ये तो नहीं क्लियर हो पाता ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हम क्या करते, तथ्यों को अपनी सुविधा अनुसार मतलब उनका नामकरण कर देते हैं, ताकि मतलब हमको वो चीज़ें याद भी रहे और दूसरे को अगर बताना हो तो हम उसको आसानी से बता भी सके। ठीक है, अगले प्रश्न की अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 7वां देखिए, उद्देश्य क्या है, तो अवलोकन का व्यवहार करना, यानी अवलोकन यानी देख कर क्या व्यवहार करना। तो इसमें क्या है, वार्डर्स ने के मतानुसार क्या उन्होंने कहा कि अनुसंधान का उद्देश्य अपनी रुचि के प्रश्नों के उत्तर के आधार रूप में अवलोकन का उपयोग करना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो अनुसंधान होता है यानी खोज होता है, तो वो क्या है, हमारे जिसमें रुचि, जैसे अभी आप लोगों को क्या 6 सेमेस्टर में, BA 6 सेमेस्टर में आप हुए तो ये बताया गया था ना कि आप टॉपिक आंगनवाड़ी का ले लीजिए, ठीक है, डेयरी फॉर्म ले लीजिए, तो ये क्या, जिसमें आपको रुचि हो वो टॉपिक आप ले लीजिए। तो उसमें क्या था, एक बंधा हुआ था, लेकिन जैसे ही आप लोग PG में चले गए तो अब क्या है, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी टॉपिक अपना उठाइए जिसमें आपको रुचि, जिसमें आप खोज करना चाहते हैं, तो अपनी रुचि के अनुसार आप खोज करेंगे। तो अपने जिस प्रश्न में आपको रुचि होगी उस प्रश्न का उत्तर के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप उस देख सकते हैं और उसका उपयोग भी अपने शोध में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शोध होता है वो क्या है, वो हमारे रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, फिर 8वां क्या है आपका, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, यानी PB यंग के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना है ताकि सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सके। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिए स्टूडेंट कि जो भी हमारा शोध कार्य होता है वो हमारे समाज के लिए, भलाई के लिए होता है। अगर उसमें हमारे समाज का भलाई नहीं है तो वो शोध क्या है, वैज्ञानिक परख नहीं होता है या उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने देखिए यहाँ पर बताया, PB यंग ने क्या कहा कि अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य यानी सबसे पहला उद्देश्य क्या है, सामाजिक जीवन को समझना, यानी हम क्या, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, समाज को बहुत कुछ हम सिखाते भी हैं। तो हमारा जो शोध हो वो क्या हो, वो हमारे सामाजिक पहलुओं को समझने वाला हो। यही आप यहाँ पर 8वां पॉइंट कह रहा है। 9वां पॉइंट देखते हैं, मानवता का कल्याण करना। ठीक है, मानवता का कल्याण करना, तो यहाँ पे क्या, अनुसंधान का चरम उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं ने अनुसंधानों के पीछे भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु
परंतु उन सब का एक सामान्य उद्देश्य मानव कल्याण है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा जो भी मतलब शोध है, रिसर्च कार्य होता है, वो क्या है, मानव कल्याण, मानव के भलाई के लिए होता है। ठीक है। अनुसंधान का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान वास्तव में मूलतः सामाजिक पदार्थ है जिसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ज्ञान जो अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, हमारा लक्ष्य अगर हम रिसर्चर है, आप रिसर्चर जैसा भी प्रोजेक्ट लेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप क्या हुए, रिसर्चर हो गए, तो आपका लक्ष्य क्या होगा, उस समस्या से जुड़ी यानी उस खोज से जुड़ी जो है ज्ञान प्राप्त करना, और उस ज्ञान को मतलब क्या करना, हम समाज में कैसे चेंजिंग ला सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे जिससे क्या हो सके, मानव का कल्याण हो सके। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि आप लोगों को सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल से जितना भी हम वीडियो दे रहे हैं, एक पेपर का 10 वीडियो देंगे, 10 वीडियो आप पढ़ लेंगे अच्छे से, आप एकदम 75 में से याद रखिएगा स्टूडेंट। आपको देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका भी हम इस तरह से दे रहे हैं, ये क्या है, मेथड ऑफ राइटिंग है। तो 10 पॉइंट आप या तो 10 पॉइंट एक जगह लिख लीजिए, फिर अलग अलग पॉइंट करके डिफाइन करिए, या तो फिर ऐसे करिए। तो आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। 75 नंबर में से आप, मेरा दवा है कि आप 65 तक, आप 60 एबव आप पाएंगे। ठीक है। रिटन में भी आपको मेथड अगर पता है तो आप मेथड से लिखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल, अब जैसे 20 नंबर का ये क्वेश्चन अगर आपने ये 10 पॉइंट अगर आपने डिफाइन कर दिया, तो 20 में जो एग्जामिनर आपको 17 तक दे सकता है स्टूडेंट। आप याद रखिए कि 17 क्या हुआ, 34 आपने पा गए, यानी 40 में आप क्या है, 34 आप नंबर पा गए। ठीक है। तो उसी तरह से क्या हुआ, उधर फिर बच गया आपका 35 नंबर। तो 35 में भी अगर आप मान लीजिए 35 में अगर 30 नंबर आप हो गए, या 28 नंबर आपने पा लिया, तो हो गया ना आपका 62 63 के लगभग पहुंच गए ना। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को मतलब जितना भी, चैनल को नहीं सॉरी, जितना भी वीडियो है आप लोग पहले से शेयर करिए, चैनल को सब लोगों तक आप पहुँचाइए, ताकि वो बच्चे जुड़कर चैनल पर पढ़ें। आप याद रखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप यहाँ पर जुड़े हैं स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े हैं, यहाँ पर आपको चारों सेमेस्टर की तैयारी कराऊंगी, और पूरा यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको बनाकर मैं दूंगी स्टूडेंट। ठीक है। अभी जैसे हमने आपको 10 मॉडल पेपर दे दिया, तो 10 मॉडल पेपर आप पढ़ लीजिए, एकदम आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ये मेरा दावा है। और मेरे बनाए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101%, देखिए मैं 90-99% की गारंटी नहीं लेती हूँ, मैं 101% की गारंटी ले रही हूँ कि मेरे मॉडल पेपर से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। ठीक है। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं 10वां पॉइंट क्या है, कि भविष्यवाणी करना। अनुसंधान का एक प्रधान उद्देश्य भविष्यवाणी करना है। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणाम के प्रकाश में प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करता है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि समान परिस्थितियों में समान घटनाएं अवश्य घटेंगी, और प्रकृति का नियम समय तथा स्थान से परे होता है। इससे मानव जीवन को अधिक से अधिक सुखद बनाने में सहायता मिलती है। तो देखिए, नेचर जो होता है, ठीक है, नेचर जो है क्या है, नेचर प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है वह आपका समय और स्थान से परे होता है। मतलब हम नेचर को नहीं समझ सकते हैं। अगर नेचर से हम छेड़खानी करते हैं तो नेचर भी क्या करती है, अपना बदला कोई ना कोई आपदा के रूप में जरूर लेती है। तो इसलिए नेचर से भी हमें जो है खिलवाड़ नहीं करना। जैसे कि अभी 2018-19 में जो कोविड आया था, तो इसकी भविष्यवाणी क्या था, बहुत पहले की गई थी कि मतलब एक महामारी आएगा जिसमें क्या होगा, बहुत से लोग जो है नहीं रहेंगे धरती पर। और अभी भी क्या है, एक और महामारी का जैसे हो रहा है ना, कि एक और प्रलय आएगा। हाँ, तो देखिए ये क्या हो रहा है, पहले से भविष्यवाणी किया जा रहा है ना, तो किसके आधार पर, हम शोध के आधार पर ही कर रहे हैं। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं शोध समस्या क्या है। ठीक है। तो शोध समस्या क्या है, तो देखिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 आपका खत्म। अब क्या है, क्वेश्चन आप लोगों का 4 स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 ये आप लोगों का इस मॉडल पेपर का जो है मतलब जो है चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने
देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और कहीं अगर कोई किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट है स्टूडेंट, तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, किसी भी यूनिट का अगर कोई चैप्टर है नहीं समझ में आता है, तो आप उसको भी आप कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को उस चैप्टर का भी मतलब जो है क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को उसको समझा दूंगी, ठीक है। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर रही स्टूडेंट, तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी लग कर मेहनत करिए। और हम लोग क्या है, हम लोग का जो टारगेट है कि 75 में हमें 60 प्लस नंबर लाना है, तो हमको क्या करना है, हमको उसके साथ साथ लगे रहना। देखिए मैं आप लोगों को बार बार ये कह रही हूँ कि आप लोग सीरीज मत खरीदिएगा, और जितना भी आप लोगों को होगा हम आप लोगों को कंटेंट दे देंगे स्टूडेंट। एक पेपर का 10 वीडियो बस आप लोगों को देखना है। 10 वीडियो में आप लोग 60 प्लस क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। हाँ, और इसी चैनल पर आप लोगों का जो माइनर है, जैसे आप लोगों का पीजी में बहुत से बच्चों का माइनर हिंदी होगा, ठीक है स्टूडेंट, हिंदी होगा, ठीक है, समाज शास्त्र होगा, याद रखिएगा कि समाज शास्त्र होगा, ठीक है, और क्या होगा, इतिहास हो सकता है, इतिहास हो सकता है, यानी जितने भी मतलब माइनर पेपर है पीजी में, याद रखिए पीजी में भी आप लोगों को माइनर पढ़ना है। तो हिंदी का तो पहले से आप लोगों का जो है मतलब यूट्यूब पर आप लोगों का वीडियो मैंने डाला है। और समाजशास्त्र और इतिहास, इतिहास का भी मैंने डाला है, ठीक है, इतिहास का भी मैंने डाला है। और समाजशास्त्र ये सब का बचा हुआ है, तो इस सब को भी हम आप लोगों को वीडियो जो है कंटेंट दे देंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आप लोग का जो माइनर का पेपर होगा, तो वो आप लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे ना स्टूडेंट, तब आप लोगों का माइनर का पेपर होगा। इस सेमेस्टर में नहीं होगा। इस सेमेस्टर में आप लोग सिर्फ मेजर पेपर होम साइंस का रिटन परीक्षा देंगे। माइनर जो भी होगा आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में होगा। तो देखिए अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध समस्या क्या है। शोध समस्या के निर्धारण में प्रयुक्त, देखिए यहाँ प्रक्रिया होगा, ये भीम लिख दिया है, ये टाइपिंग ना बहुत ज़्यादा। प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर क्या है, अनुसंधान समस्या की परिभाषा तथा पहचान बताते हुए अनुसंधान समस्या की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखिए बात करते हैं हम जो है शोध समस्या क्या होता है। तो करलिंगर के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है जिसमें यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। दूसरा है मैकगुइगन के अनुसार, मैकगुइगन ने क्या कहा है, तो देखिए उन्होंने यह बताया है कि एक समाधान योग्य समस्या, एक समाधान योग्य समस्या हुआ, नहीं एक समाधान, ये योग्य नहीं होगा, एक समाधान योग्य समस्या हुआ नहीं, यहाँ पर होगा एक समाधान योग्य समस्या वह है। ठीक है, हुआ नहीं होगा, वह है। ठीक है, एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। यही क्या है, आपका जो है शोध समस्या है। ठीक है, शोध समस्या को उन्होंने क्या, करलिंगर और जो है ये मैकगुइगन ने ये परिभाषित किया है। ठीक है, अब देखिए आइए हम बात करते हैं समस्या की उत्पत्ति या पहचान की। तो समस्या की उत्पत्ति या पहचान कैसे होती है, तो देखिए फिर है मैकगुइगन के अनुसार समस्या की अभिव्यक्ति के मुख्य, ठीक है, मुख्यतः होगा, मुख्यतः तीन निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, ज्ञान में अपूर्णता, दूसरा है विरोधी परिणाम, ठीक है, और तीसरा क्या है, किसी तथ्य की व्याख्या। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, आपका समस्या की उत्पत्ति की पहचान का है। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं ज्ञान में अपूर्णता। ज्ञान में अपूर्णता का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का अधूरापन या ज्ञान पूरी तरह से नहीं होना। तो ज्ञान में अपूर्णता के कारण किसी भी समस्या की अभिव्यक्ति होती है या समस्या उत्पन्न होती है जब किसी घटना
के संबंध में हमारा ज्ञान भंडार अपर्याप्त होता है अथवा किसी घटना के संबंध में तर्कयुक्त जानकारी नहीं होती है, तब ऐसे में अनुसंधान समस्या की अभिव्यक्ति होती है। जैसे जब किसी अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात न हो कि मनोविज्ञान की अनेक अध्ययन विधियों में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है, या बाल अपराध व्यक्तित्व के किस प्रकार बाल अपराध व्यक्तित्व से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम ये बताया जा रहा है कि जो आपका ज्ञान अपूर्णता का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, जैसे कोई अगर दुर्घटना ही हो गई स्टूडेंट, छोटा सा अगर हम मान लीजिए मौके वारदात पर नहीं, अब बाद में पहुँचे और हमने थोड़ा बहुत सुना, पूरी जानकारी नहीं ली, और उसके बाद क्या पुलिस आई, हमने अपना बयान दे दिया आधा अधूरा मतलब इन्फॉर्मेशन पे, तो वो क्या है, वो हमारे लिए मतलब समस्या बन सकती है, क्योंकि हमें क्या घटना किन कारणों से हुई, ठीक है, इसमें कौन ज़्यादा जिम्मेदार है कौन कम है, तो ये सब की जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से क्या है वो हमारे लिए क्या है मतलब ज्ञान की अपूर्णता होगी। अब जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया कि जब किसी अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात न हो कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है। जैसे कि मान लीजिए हर विषय का अपना अपना एक विधि होता है ना, पढ़ाने का, लिखाने का, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, तो उसमें हमें अगर ये नहीं पता है कि हम किसमें जो है अच्छा से, जैसे बुद्धि परीक्षण एक टेस्ट होता है, तो उसमें क्या स्पीयरमैन ने बुद्धि परीक्षण का टेस्ट दिया, तो उसमें जो जो उन्होंने बताया, तो उसमें कौन सा विधि जो है श्रेष्ठ है, अगर इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होगा, ज्ञान में अपूर्णता ही वाली बात हो गई ना। ठीक है, तो यही है आपका। अब आगे देखिए हम बात करते हैं, दूसरा क्या है, विरोधी परिणाम। विरोधी परिणाम में क्या है कि समस्या तब भी उत्पन्न होती है जब अलग अलग अनुसंधानों में विरोधी परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, विरोधी परिणाम का मतलब क्या होगा कि ठीक विपरीत। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे कि यदि एक अध्ययन से ज्ञात होगी प्रतिक्रिया काल पर लिंग भेद महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, और दूसरे अध्ययन से ज्ञात हो कि प्रतिक्रिया काल पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब क्या है, विरोधी परिणाम के कारण समस्या की अभिव्यक्ति होती है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एक ही, जैसे हम कहें कि जो है समाज के दो पहलू है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि लड़का जो है लड़कियों से आगे नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि लड़का जो है लड़कियों से आगे नहीं हो सकती है, एक शोध में ये निकल गया, ठीक है, एक ये निकल गया, और दूसरे में क्या दूसरा लोग कहा कि नहीं नहीं, लड़की जो है मतलब लड़के जो है लड़कियों से आगे हो सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक विरोधी परिणाम हुआ ना, यानी कि एक जगह कहा जा रहा है कि लड़का जो है लड़कियों से आगे नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि नहीं, लड़का जो है लड़कियों से आगे हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न है। अब हम यानी हम अब किसकी बात माने कि को पहला सही है कि दूसरा सही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक समस्या की जो है उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम तीसरे की तरफ चलते हैं, किसी तथ्य की व्याख्या करना। किसी तथ्य की व्याख्या करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जब कोई अनुसंधान करता एक नवीन तथ्य की खोज लेता है, एक नवीन तथ्य को खोज लेता है, लेकिन वह नवीन तथ्य की जानकारी को एक पूर्व स्थापित सिद्धांत से संबंधित नहीं कर पाता है वह। दूसरे शब्दों में अनुसंधानकर्ता जब खोजे गए नवीन तथ्यों की व्याख्या पूर्व स्थापित सिद्धांतों के आधार पर नहीं कर पाता है, तब भी समस्या की अभिव्यक्ति होती है। समस्या अभिव्यक्ति के संबंध में मैकगुइगन के उपरोक्त विचार केवल प्रयोगात्मक अनुसंधान से संबंधित समस्याओं के लिए ही अधिक सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि किसी तथ्य की व्याख्या करना। अगर मान लीजिए कोई खोज कर, जैसे आप रिसर्चर हो और आपने कोई मतलब समस्या ली और उसमें क्या किया, नया खोज किया, लेकिन आपने नया खोज किया लेकिन उस पर जो है पहले से मतलब काम हो चुका है, और आपने जो है मतलब पहले से जो जिस पर काम हुआ है, तो उससे आपका जो नवीन खोज है वो आपके मतलब उससे आप संबंध नहीं कर पा रहे, यानी को रिलेट नहीं कर पा रहे
रहे हैं, तब वो क्या होगा, तब वहाँ पे क्या होगा, ये समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हम आप लोग 6 सेमेस्टर में जो टॉपिक लिए होंगे तो उसमें आपने लिखा होगा इंट्रोडक्शन, फिर साहित्य का अवलोकन। तो जो साहित्य का अवलोकन होता है तो उसमें क्या करते हैं, अवलोकन मतलब देखना। तो मतलब आपने जो समस्या का चुनाव किया, उस समस्या पर आपसे पहले कितने लोगों ने काम किया है और कितने तरीके से काम किया है, और आपने जो फैक्ट ढूंढा है, आपने जो तथ्य ढूंढा है, क्या पहले जो ये कार्य हुआ था उससे यह संबंधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि तथ्य की हम व्याख्या जो इसी आधार पर करेंगे कि जो पूर्व घटना को प्रेजेंट घटना से जोड़ना और उसकी पुष्टि करना कि पहले ये जो काम हुआ था ये जो है, और अब में ये परिवर्तन हुआ है, अब में ये चीज़ हमको करना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि कोई भी मतलब तथ्य मिल गया, कोई भी फैक्ट मिल गया तो उसको हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा जो भी रिसर्च कार्य होता है वो क्या है, पहले की घटनाओं से, पूर्वत घटनाओं से जो संबंधित होता है, तभी जाकर हम आगे जो है नया शोध कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रक्रिया की, यानी जो शोध समस्या जो होती है वो उसमें क्या क्या प्रक्रिया, किन किन प्रोसेस से होकर हम शोध कार्य को कर सकते हैं। तो पहला क्या है, तो पहला है देखिए आपका कि समस्या का चयन में क्या है कि कोई भी अनुसंधानकर्ता जब वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना चाहता है तो अध्ययन में सबसे पहले उसे यह निश्चित करना होता है कि किसी समस्या का अध्ययन करे। ठीक है, समस्या को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न ही समस्या है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते समय उसे वही समस्या चुननी होती है जिसमें कार्य कारण संबंध के अध्ययन की बात की हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे हम कोई भी कार्य, शोध कार्य करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या का चुनाव करते हैं, यानी टॉपिक हम चुनते हैं कि हमको किस समस्या पर काम करना है। जब हम समस्या लेंगे तभी तो हम उसका मतलब निवारण कर सकते हैं। तो यहीं पर यही है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें समस्या का चुनाव करना चाहिए, और समस्या का समाधान के लिए क्या है, प्रस्तावित प्रश्न ही क्या होती है, समस्या होती है। जैसे आपका जैसे कि मोटापे के लिए क्या है, जंक फूड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो आपको पहले आ गया कि जंक फूड के कारण क्या होता है, मोटापा होता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न आ गया ना, तो प्रस्तावित प्रश्न ही क्या है, जंक फूड से मोटापा होता है, तो आपका आ गया ये चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, समस्या चुनते समय वह यह भी ध्यान रखता है कि समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से हो सकता है या नहीं। ठीक है, हम कोई भी मतलब ले रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना होगा कि हम उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। वह उस समस्या का चयन नहीं करता है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक विधि से नहीं हो सकता है। यानी कोई भी शोध कार्य हमारा नहीं हो सकता, या हम कोई समस्या ऐसा नहीं चुन सकते हैं जिस पर वैज्ञानिक विधि अगर नहीं से काम हम नहीं कर सकते हैं तो उस समस्या को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, हमारा दूसरा है औचित्य तथा उपकल्पना का निर्माण। औचित्य तथा उपकल्पना यानी कोई समस्या हम ले लिए तो उससे क्या है, उसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका औचित्य क्या है, यानी समाज के लिए वो कितना फायदेमंद है। जैसे कि मान लीजिए हमने बताया कि हमारा टॉपिक हो गया कि जंक फूड से मोटापा होता है, या आधुनिक जीवन शैली में जंक फूड का हमारे जीवन पर प्रभाव, ये हम ले लिए। तो अब देखेंगे ना कि जंक फूड से क्या क्या हानियां हो रही हैं, तो उस पर क्या होगा, उस पर हम काम करेंगे कि जंक फूड से मोटापा आता है, जंक फूड से क्या है, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होते हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, जंक फूड से जो है ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। ये सब क्या, ये सब हम देख रहे हैं ना कि, और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस पे हम क्या नया मतलब ला सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं ना कि जंक फूड को आप हटाइए, उसके जगह पर आप मोटा अनाज के सारे चीज़ों को आप यूज करिए। जंक फूड जितने दूर आप अपने रखेंगे उतना ही हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। और अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते
खरीदे, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारा ये सारे कार्य जो है हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि औचित्य और उपकल्पना का निर्माण, इन हाइपोथेसिस बनाना। तो देखिए, समस्या से संबंधित साहित्य के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, यह निश्चित करता है कि समस्या के अध्ययन के संबंध में उसके कौन-कौन से उद्देश्य हैं। ठीक है? जैसे अभी हमने बताया कि जंक फूड हमने ले लिया, तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य रहेगा? पहला उद्देश्य ये रहेगा कि जंक फूड का हमारे जीवन पर प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम दिखाएँगे। जंक फूड से जो है बढ़ती हुई मृत्यु संख्या, बढ़ती हुई बीमारियां, ये सब क्या सब हमारा उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और इसी इन्हीं सब पांचों पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। फिर क्या है, वह वैज्ञानिक अध्ययन में समस्या से हटकर उद्देश्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी अगर आपने जो लिया है चुनाव, तो वैज्ञानिक पद्धति यानी जो साइंटिफिक, अब इसमें क्या है, जंक फूड पर हम कार्य कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि कितने लोग जो है मतलब क्या है, कितने लोग जो है मतलब कितने घातक बीमारियों से ग्रसित हैं। ठीक है, कितना जंक फूड से मोटापा, ये सब का हम आंकड़ा निकाल सकते हैं ना, प्रस्तुत भी कर सकते हैं। ये सब चीजें होने है। ठीक है, फिर क्या, उसकी समस्या के अध्ययन के उद्देश्य समस्या तक सीमित होते हैं। ठीक है, समस्या से परे नहीं होते हैं, यानी जो भी मतलब हम ले रहे हैं समस्या, तो मेरा जो भी अध्ययन कार्य वो समस्या से जुड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड पर काम कर रहे हैं और जंक फूड हमने टॉपिक लिया है और रक्त अल्पता पर हम काम करने लगे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, उन उद्देश्यों के आधार पर ही वह उपकल्पना या उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, फिर क्या, उपकल्पना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि उपकल्पना किसी समस्या का, ठीक है, उपकल्पना क्या है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। उपकल्पना क्या है, किसी समस्या का क्या है, प्रस्तावित उत्तर होता है। उपकल्पना अनुसंधान या समस्या को निश्चित करती है, सॉरी, अनुसंधान या समस्या को निश्चित करती है और अध्ययन कार्य को भी निश्चित दिशा प्रदान करती है। जो भी हमारा हाइपोथेसिस है, जैसे कि हम जंक फूड का नाम लिए, तो अब क्या है, हमारे दिमाग में जंक फूड का इमेज बन गया ना, कि पास्ता हो गया, मैगी हो गया, मार्कोनी हो गया, ठीक है, आपका क्या है, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर, ये क्या, ये सब हमारा क्या हाइपोथेसिस में आ गया ना, कि अच्छा पिज्ज़ा खाने से, पिज्ज़ा का आकार ऐसा होता है, पिज्ज़ा खाने से ये बीमारी, हमने एक कल्पना बना ली ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अगले पॉइंट देखिए, मूल धारणाएं क्या क्या है। तो मूल धारणाएं की भी बहुत सारे भाग होते हैं। तो पहला क्या है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। ठीक है, जैसे हमने समस्या का चुनाव कर लिया। ठीक है, तो फिर क्या है, हाइपोथेसिस हमने बना ली। जैसे जंक फूड का मान लीजिए वाराणसी जिले पर क्या प्रभाव पड़ता, हमने क्या किया, वाराणसी जिला ले लिया ना, तो वाराणसी जिला क्या है, ये क्षेत्र हुआ। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अध्ययन समस्या से संबंधित उपकल्पना या उपकल्पनाएं बना लेने के बाद अध्ययन करता यह निश्चित करता है कि उसे किन लोगों का और किन लोगों पर अध्ययन करना है। ठीक है, किन लोगों का और किन लोगों पर अध्ययन करना है। अध्ययन क्षेत्र निश्चित हो जाने के बाद वह, ठीक है, वह अपने अध्ययन क्षेत्र के लोगों पर ही अध्ययन करता है, अन्य अध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखने के बाद क्या करिएगा, इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर इसको राइट डाउन करने के बाद फिर आ जाइएगा इधर। फिर आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए हमने दे दिया है आपको कि यदि कोई अध्ययनकर्ता छात्रों में अपराध से संबंधित समस्या का अध्ययन करना चाहता है, तो वह इस पद के अंतर्गत यह निश्चित करेगा कि किस शहर के किस विद्यालय या महाविद्यालय के किस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों पर अध्ययन करना चाहता है। जैसे मान लीजिए अपराधी प्रवृत्ति, मान लीजिए किशोर अपराध की बात हम कर लेते हैं। तो जो किशोर अपराधी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो लड़का और लड़की दोनों होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, हम अपना अध्ययन जैसे क्षेत्र हमने डिसाइड कर लिया, फिर क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो उस मतलब शहर में से वाराणसी जिले में कोई भी डिग्री कॉलेज हमने ले लिया, 10-15 डिग्री कॉलेज का ले लिया। फिर हम उसमें भी डिसाइड करेंगे कि हमको यूजी का लेना है कि पीजी का लेना है, तो लड़का का लेना है कि लड़की का लेना है। तो ये सब कुछ करके तब हम जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर बी भाग क्या है कि प्रतिदर्श या प्रतिचयन।
प्रतिदर्श और प्रतिचयन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, अधिकांशतः सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन क्षेत्र बड़ा होता है। जो सामाजिक विज्ञान होता है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयाँ जिनकी संख्या यदि हजारों या लाखों में है तो वैज्ञानिक विधि में सबका अध्ययन करना संभव नहीं होता है। ठीक है? जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, जैसे हमको कोई मसाला ही लेना है तो क्या करते हैं, हम पहले मसाला का पूरा पैकेट उठा लेते नहीं ना, पहले सैसे लेते। या शैम्पू ही यूज करना है, शैम्पू मान लीजिए बड़ा वाला, जैसे मान लीजिए डव का शैम्पू हो गया, पैंटी हो गया या हेड एंड शोल्डर हो गया, तो क्या करते हैं हम बड़ा डब्बा नहीं ना उठाते हैं, पहले क्या करते हैं जो सैसे मिलता है, पाउच मिलता है, पहले उसको यूज करते हैं। यानी छोटे छोटे तब अगर वो हमको सूट किया तब हम जाकर बड़ा डब्बा उठा कर लाते हैं, शैम्पू का डब्बा लेते हैं, नहीं तो ऐसे क्या करते हैं हम नहीं। तो यहाँ पर यही आपका कह रहा है कि जो प्रतिदर्श या प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग जो होता है, हम जैसे पूरे पॉपुलेशन का छोटा भाग, तो उस पे उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर जैसे दिया कि हजार या लाख लोग हैं तो सब पर तो हम कार्य नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, वहां से क्या करेंगे, 10-20 बंदे को ले लेंगे, या लाख हजार हैं तो 100 लोगों को ले लिया और 100 लोगों पर ही हम कार्य कर रहे हैं। जो 100 लोगों का जो ओपिनियन रहेगा, जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वही उसी को हम क्या कर लेंगे, हजार लोगों पर मान लेते हैं। यही यहाँ पर कह रहा है। देखिए फिर क्या है, इस अवस्था में वह अपने अध्ययन क्षेत्र में एक छोटा प्रतिदर्श चुनकर अपनी समस्या का अध्ययन करता है। प्रतिदर्श चुनने की अनेक विधियां होती हैं। समस्या की प्रकृति के अनुसार इन विधियों में से किसी एक विधि के आधार पर प्रतिदर्श चुना जाता है। प्रतिदर्श चुनने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिचयन बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जिससे प्रतिदर्श चुनने का मतलब क्या हुआ कि आपने कौन सा मेथड लिया, जैसे प्रश्नावली मेथड लिया, ठीक है, या फिर आप जो है अनुसूची यानी साक्षात्कार या इंटरव्यू से आपने मतलब उनका लिया। तो ये सब चीज़ें ये क्या है, आपके मेथड होते हैं। ठीक है, आपके मेथड होते हैं। साक्षात्कार से जाकर आप प्रतिचयन यानी उनसे प्रश्न पूछकर आप उत्तर लेते जाएंगे तो वो भी आपका क्या उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं। अगला तीसरा क्या है, अध्ययन यंत्रों तथा सामग्री का चुनाव। ठीक है, अध्ययन यंत्रों तथा सामग्री का चुनाव का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक अध्ययन विधि से अध्ययन करते समय कई बार वैज्ञानिक अध्ययनकर्ता कुछ यंत्र और उपकरण की सहायता से अपना अध्ययन करता है। समस्या की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार वह अध्ययन यंत्रों तथा सामग्री का जो है चयन करता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, वैज्ञानिक योजना और निरीक्षण। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण हो जाने के बाद समस्या में निहित और प्रत्ययों और चरणों के संबंध में उपकरण सामग्री का चुनाव कर लेने के बाद वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के संबंध में विज्ञान के नियमों के आधार पर वैज्ञानिक योजना बनाता है। तो यही क्या है हमारा जो है, जैसे वैज्ञानिक योजना का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारा जो शोध कार्य है हमने कहाँ कहाँ से कंटेंट लिया। ठीक है, मतलब इंटरनेट से लिया, किताबों से लिया, ठीक है, जाकर प्रत्यक्ष रूप से मतलब वहाँ पर मौजूद होकर लिए, और उसको मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने किया। जैसे शोध कार्य करते हैं तो पहले क्या इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर साहित्य का अवलोकन लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या डाटा संग्रह, आंकड़ों शोध प्रारूप बनाते हैं, फिर है आंकड़ों का मतलब संग्रह करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, सुझाव देते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है हमारा प्रश्नावली होता है या संदर्भ ग्रंथ सूची होता है, फिर प्रश्नावली होता है। तो इस तरह से क्या हमने एक सिक्वेंसली उसको कार्य किया ना, तो ये चीज़ हो गया। फिर क्या है, तथ्यों का एकत्रीकरण। तथ्यों का एकत्रीकरण का मतलब क्या, वो पांचवा हमारा क्या है, मूल धारणाओं में पांचवा हमारा है तथ्यों का एकत्रीकरण, यानी तथ्य जो है डाटा हम कैसे कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तथ्यों का एकत्रीकरण वैज्ञानिक विधि का एक महत्वपूर्ण पद है। तथ्यों का एकत्रीकरण जितना ही शुद्ध ढंग से होता है तथा तथ्यों का एकत्रीकरण जितना ही मात्रात्मक होता है, अध्ययन परिणाम उतने ही वैज्ञानिक प्राप्त होते हैं। तथ्यों का एकत्रीकरण करते समय अध्ययनकर्ता यह प्रयास करता है कि तथ्यों के एकत्रीकरण पर उसके पक्षपात का प्रभाव न पड़े। वैज्ञानिक अध्ययनकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों का एकत्रीकरण व अवलोकन उसी रूप में करेगा जिस रूप में
वास्तव में विद्यमान है। यानी कि जैसा मतलब पाया गया प्रकृति में, मतलब जैसा वो मौजूद है उसी तरह से क्या करना है हमको, माने डाटा को लेना है। और हमारा डाटा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल पक्षपात रहित होना चाहिए। मतलब हमारी जो भावनाएं हैं उसमें नहीं जुड़ना है, हमें भावनाओं से परे होकर जो है अपना शोध कार्य को करना होता है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है और लाइन बचा कि यह उसे अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं और अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा संवेगों को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर उसे अपना व्यक्तिगत जो भी उसकी समस्या है, जो भी विचार है, अभिवृत्तियां हैं, उसको क्या करना होता है, छोड़ना होता है। उसकी हर एक बात क्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक पहलू पर जो है खरा होना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है, जिससे कि तथ्यों का एकत्रीकरण शुद्ध रूप से और वस्तुनिष्ठ ढंग से हो सके। ठीक है, अब आइए चौथा देखते हैं हम। चौथा प्रक्रिया, अभी देखिए ये 5 जो था, ये आपका जो 5 है, तो ये 5 जो है तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जो है मूल धारणाएं थी ना स्टूडेंट, उसके अंतर्गत ये पॉइंट थे। देखिए यहाँ पर मूल धारणाएं हमने बताया, मूल धारणाएं में आपका ये 5 पॉइंट था। अब आइए चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट है परिणाम, रिजल्ट क्या होता है। तो परिणाम के अंतर्गत वह वस्तुनिष्ठ ढंग से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों का वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है और सांख्यिकी विधियों की सहायता से वह अपनी उपकल्पनाओं की जांच कर समस्या के संबंध में वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब आइए हम आगे बात करते हैं। फिर क्या है, पांचवा है आपका व्याख्या और सामान्यीकरण। व्याख्या यानी लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में वो मतलब कैसे सब जो है आपका एक समान हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। आंकड़ों के सांख्यिकीय और उपकल्पनाओं की जांच के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता को जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं, वह उन परिणाम की तुलना व अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त अध्ययन परिणाम से करता है। इस तुलना में वह यह जानने का प्रयास करता है कि उसके परिणाम और अन्य वैज्ञानिकों के परिणाम में समानता है या अंतर है। यदि सामान्य है तो समानता के क्या कारण है, और यदि अंतर है तो अंतर के क्या कारण है। इस प्रकार वह अपनी अध्ययन परिणाम की व्याख्या करता है, और व्याख्या के पश्चात हाल में वह अपने परिणाम का सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण में वह यह जानने का प्रयास करता है कि उसके अध्ययन से प्राप्त परिणाम क्या उसे समूह तक ही सही है, या अध्ययन परिणाम संपूर्ण समाज या जनसंख्या के लिए भी सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जैसे वह व्याख्या करता है कि अगर इसके पहले जैसे उस पर कार्य हुआ है तो वह समाज के लिए कितना हितकर हुआ है। अगर समानता है तो किन पॉइंट के कारण समानता है, और अगर अंतर पाया गया तो किन कारणों से अंतर पाया गया, ये सभी चीज़ों पर वो देखता है। और वो ये भी देखता है कि हमारा जो शोध कार्य है वह मतलब कितना हद तक जो है समाज के हित में आएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट जो है ये प्रोसेस से हो गए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहीं भी अगर किसी तरह का आप लोगों को डाउट्स है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। हम आप लोगों को क्वेरी का आंसर जो है कमेंट के जरिए भी दे सकते हैं, और अगर कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप उसको बताइए, हम आप लोगों को वो टॉपिक प्रश्न के जरिए जो है क्लियर कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, आप लोग से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि सब बच्चे इसके बारे में जान सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। देखिए, हम आप लोगों को बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो आपको चारों सेमेस्टर तक फ्री एंड कॉस्ट यूट्यूब पर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना है स्टूडेंट। आपको फ्री एंड कॉस्ट आप यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, वीडियो को आप लोग रुक कर जो है पॉज करके रोक कर लिख लीजिए, या अगर आप लोग को जैसे सुविधा लगे लिखे रहेंगे तो आप लोगों का हैबिट भी बनी रहेगी। लिखने से क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, और जिस तरह से हमने, और आप उसमें से भी आप थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग यहाँ पर कंटेंट घटा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप समरप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग
वीडियो को जो है रोक रोक कर अपना लिखने का कार्य भी, और जो जैसे हमने बताया है आर, ठीक है, ई, यस, ई, ए, आर, सी, एच का मतलब जैसे बताया रिसर्च का, इसको आप लोग बहुत अच्छे से इसको लिखिएगा। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा नंबर दे के जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना जो है भूल जाते हैं स्टूडेंट, लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और कमेंट भी आप लोग करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और इससे मुझे भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट, और मुझे भी लगता है कि नहीं, मुझे भी अपने बच्चों के लिए बहुत कार्य करना है और अच्छे से अच्छे कंटेंट को देना जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और इंजॉय करके पढ़िए। अभी से पढ़ना आप स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट ना, तो आप लोग को एग्जाम तक आप बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और प्लीज़ आप लोग सीरीज वगैरह मत खरीदिए, आप लोग सिर्फ चैनल से पढ़िए, आप लोग की 101% तैयारी अच्छी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।